Good morning, guys. Welcome to Priyag ITI channel. Today we will continue with the Battle of Buxar. हमने प्रीवियस क्लासेस में बैटल ऑफ प्लासी को पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी को ब्रिटिशर्स ने डिप्लोमेटिकली ही जीत लिया था। उसको किसी भी वॉरफेयर की जरूरत नहीं पड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर को प्लासी को जीतने के लिए। हाँ, इनफैक्ट वो बैटल ग्राउंड में पहुंचे लेकिन किसी तरफ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई क्योंकि पूरा का पूरा सिराजुद्दौला का जो खेमा था वो उठ के चला गया तुरंत रॉबर्ट क्लाइव के तरफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ। और फाइनली उसका रिजल्ट क्या होता है कि वॉर सिराजुद्दौला हार जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सिराजुद्दौला की डेथ होने के बाद वहां का जो नवाब बनाता है वो बनता है मीर जाफर। मीर जाफर को वो नवाब इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो पपट के है, एज अ पपेट बनाते हैं। उसकी जो भी उनको जरूरतें रहती थी वो मीर जाफर पूरी करता था, उनको पैसा देता था। इनफैक्ट जब वो नवाब बना तभी उसने क्या क्या दे दिया, पहली बात तो 24 परगनास दे दिया। 24 परगनास, ठीक है, 24 परगनास की जमींदारी दे दी। पहला जमींदारी ऑफ 24 परगनास उसने किसको दे दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया उसने, 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस दिया। ठीक है, मतलब 5 लाख रुपए दिए, परगनास दिया। और उसके बाद फ्री ट्रेड तो बात हमने बताया था कि अलाउड टू फ्री ट्रेड, अलाउड टू फ्री ट्रेड, जिसके लिए ये शायद पूरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अलाउड टू फ्री ट्रेड, ब्रिटिशर्स को ट्रेड फ्री करने का अलाउ किया। तो ये मीर जाफर इसको बनाया गया। लेकिन मीर जाफर भी बाद में इस चीज़ों से बहुत दिक्कत हो जाती है। मीर जाफर भी एक की रूलिंग में ब्रिटिशर्स के इंटरवेंशन के बाद उनको जब पैसे की जरूरत पड़ती थी वो मीर जाफर से मांगना स्टार्ट कर देते थे। अब बात ये थी कि ब्रिटिशर्स को उस समय पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, दे वांट द मनी। दो कारण थे, एक तो उस समय ब्रिटिश में मतलब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। आई बात समझ में, 1750 के अराउंड एक एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, जिसके कारण उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत है। क्योंकि जब भी कहाँ भी एक्सपेरिमेंट होगा तो वहां जाहिर सी बात है कि 10 होंगे, 20 एक्सपेरिमेंट होंगे तो कुछ ही एक्सपेरिमेंट सफल होंगे, तो उसमें बहुत सारा पैसे की जरूरत होती है। किसी भी चीज के रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। तो ब्रिटेन में क्या हो रहा था उस समय, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेज चल रहा था और वो भी एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा था। तो इनको बहुत पैसे की जरूरत थी उस समय। तो जितना ज्यादा रेवेन्यू, जितना ज्यादा मनी एक्सट्रैक्ट कर सके इंडिया के, वही वो चाहते थे। दूसरा क्या था, तो दूसरा वहां पे एक कारण था, एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखिए दो कारण जो थे, टू रीजंस जिसके कारण उनको जरूरत थी पैसे की, तो वो था रीजंस क्या क्या थे। एक तो पहला, एक्सपेरिमेंटल फेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आईआर। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और दूसरा क्या था, दूसरा एक तो था अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1776। तो दो कारण, यही दो कारण थे जिसके कारण ब्रिटेन को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी। एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण, और दूसरा क्या हो रहा था कि ब्रिटेन जहां उनकी एक और कॉलोनी थी अमेरिका में, जो कॉलोनी थी वहां पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो चुकी थी 1756 में, सॉरी 56, 1756 में, इस समय तो उनको इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, तो 1756 में वहां पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो चुकी थी। तो वहां भी बहुत पैसे की जरूरत थी, वहां भी उनका बहुत खर्चा लग रहा था वहां के विद्रोहियों को दबाने के लिए, विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसलिए मनी इनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसीलिए यही कारण था कि मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया गया। मीर जाफर को नवाब बन कि जितना पैसा वहां से एक्सट्रैक्ट कर सके वो एक्सट्रैक्ट करते थे। तो उनको देखिए 5 लाख रुपए दे दिया उसने, 24 परगना की जमींदारी दे दी, फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया। उसके बाद उनको जब भी जरूरत पैसे की पड़ती थी वो बार बार मीर जाफर के पास चले जाते थे। मीर जाफर इस बात से कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो गया। अब मीर जाफर पैसे देने से मना करने लगा, मतलब आनाकानी करने लगा, बहाने बनाने लगा मीर जाफर। ये बात पसंद रॉबर्ट क्लाइव को भी नहीं आई, ये बात ब्रिटेन को भी पसंद नहीं। उन्होंने क्या किया, 1760 में, 1760 में उन्होंने मीर कासिम के साथ एक ट्रीटी की। ठीक है, मीर कासिम के साथ एक ट्रीटी की, एक ट्रीटी उन्होंने मीर कासिम के साथ की। इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ
मीर कासिम कब? 1760 में। ठीक है। अब मीर कासिम के साथ 1707 में जो ट्रीटी साइन हुई उसमें क्या क्या बात थी? ट्रीटी साइन हुई कि हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे, ब्रिटेन ने कहा। ठीक है। उसके बदले में आप हमको क्या करेंगे? तो उसके बदले में ये इन्होंने क्या किया? पहला तो कहाँ कहाँ की 3 गांव की 3 बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, उनके डिस्ट्रिक्ट की पूरी रेवेन्यू पावर, पूरी की पूरी जमींदारी जो थी वो उसने ब्रिटेन को दे दिया। क्या क्या नाम था उसका? बुढ़ा, चिटगांव, बुढ़ावन, चिटगांव और एक और था बुढ़ाव, चिटगांव एंड मीर कासिम हैज गिवन द ट्रीटी। ये 2 ही थे। बुढ़ावन एंड चिटगांव की ट्रीटी उन्होंने उनको दे दी। ठीक है। एक और है, मैं नाम अभी बताता हूँ, आपको याद आता है। बुढ़ाव, चिटगांव एंड याद नहीं था मेरे दिमाग में। तो 3 डिस्ट्रिक्ट की जो जमींदारी थी वो टोटली उन्होंने ब्रिटेन को दे दिया। 1760 की ट्रीटी में लिखा गया था कि आप इस 3 डिस्ट्रिक्ट की देंगे, पहला। दूसरा क्या था? पेमेंट ऑफ ड्यूज। ठीक है। पेमेंट ऑफ ड्यूज का मतलब कि जो मीर जाफर देने में नाकामयाब रहा, जो मीर जाफर नहीं दे पाया, उस पैसों को भी आप देंगे। ठीक है। उस पैसे को भी देने को मीर कासिम तैयार हो गया कि ठीक है, जो पैसा बचा हुआ है, जो मीर जाफर देने के लिए, मतलब मीर जाफर जिन पैसों को दे नहीं सका, उस पैसे को हम आपको देंगे। दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज देखिए क्या था? फिलहाल में, मतलब तुरंत उसके बाद थी एक और यहाँ पे थी कि अब तीसरा ये था कि जो मीर कासिम के एनिमी होंगे वो ब्रिटेन के भी एनिमी होंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी के भी एनिमी होंगे, और जो ब्रिटिश के कंपनी होंगे वो एनिमी होंगे, वो इनके भी एनिमी होंगे। ठीक है। एक तो ये बात थी। चौथा एक पॉइंट इस पे डिस्कस हुआ कि जो टीनेंट्स हैं, टीनेंट्स ऑफ बंगाल, टीनेंट्स आर not allowed to settle in territory of ब्रिटिश। ठीक है। ब्रिटिश टेरिटरी में उनका रहना अलाउड नहीं था। किसका? तो जो वहां के टीनेंट्स थे बंगाल के। ठीक है। आपको अगर जो टेरिटरीज उनको दे दिया गया था, जैसे बरदाव, चिटगांव और मिडनापुर देखिए, एक नाम याद है, मिडनापुर। ठीक है। तो ये जो यहाँ की इनको जो जमींदारी या उनकी जो रेवेन्यू राइट्स दे दिए गए थे, अब इस राइट्स में टीनेंट्स वहाँ के जो लोग रहते थे अपना घर बना के, या फिर जो लोग वहाँ के रेसिडेंट्स थे, उनको अलाउड नहीं किया गया। जो कहते हैं पेमेंट वगैरह देते थे, जो क्या कहते हैं उसको, किराया वगैरह दे के रहते, तो उन लोग को यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया कि आप यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई कि आप ये नहीं सकते, मतलब ये सारी चीजें 1760 की ट्रीटी में साइन हुआ कि ठीक है, ये कंडीशंस रखी गई, और कहा गया कि मीर कासिम ने कहा कि आप हमको यहाँ का गवर्नर बनाइए, हम ये चीजों को सेटिस्फाई करेंगे। उसमें एक और बात थी कि अब 1760 में की बात है ये ट्रीटी, 1746 में एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हो चुका था। आज बात सुनना, एंग्लो फ्रेंच वॉर मतलब जो फ्रांस जो फ्रांस की कंपनी थी, उनके और ब्रिटेन के बीच में सॉर्जेनिटी को लेके, उनके और ब्रिटेन को लेके मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेड को लेके लड़ाई हुई थी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कैनेटिक वॉर्स कहते हैं। कैनेटिक वॉर्स का एंग्लो फ्रेंच वॉर कहते हैं उसको। तो उस एंग्लो फ्रेंच वॉर भी 1746 में स्टार्ट हो चुका, सॉरी 1746 में स्टार्ट हो चुका था। तो फिर वहां भी उनको पैसे की जरूरत थी। तो इसने मीर कासिम ने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव से कहा कि साउदर्न इंडिया में जो, और इनफैक्ट उस समय रॉबर्ट क्लाइव वहां के गवर्नर नहीं थे, वहां के गवर्नर हॉलवेल थे। ठीक है। नए गवर्नर के आने से ही मीर जाफर और नए गवर्नर के बीच में रिश्तों में खटास आती है। जब हॉलवेल गवर्नर बन के आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, रॉबर्ट क्लाइव का रोल आएगा जब हम बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे। बैटल ऑफ बक्सर में फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। अब देखिएगा, बैटल ऑफ बक्सर में गवर्नर तो हॉलवेल रहते हैं, लेकिन वहां की जो ट्रीटी साइन होगी उसके लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाएगा। ठीक है फिलहाल तो यही था कि चौथा कि अगर साउदर्न इंडिया में आप जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं उनका खर्चा भी हम देने को तैयार है। मीर कासिम उन खर्चों को भी देने को तैयार हो गया जो साउदर्न इंडिया के मतलब साउदर्न इंडिया की लड़ाई में हो रही थी ब्रिटेन के। ठीक है। तो ये सारे ट्रीटीज हुए 1760 में मीर कासिम के साथ कि आप ये मुझे मदद कीजिए, हम आपको बनाएंगे। तो
फिर उसके बाद मीर कासिम को मीर जाफर के साथ मीर जाफर को हटा दिया जाता है, मीर जाफर को, और मीर कासिम को वहां का गवर्नर बना दिया जाता है, सॉरी नवाब बना दिया जाता है। अब द मीर कासिम बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। और मीर जाफर के साथ क्या किया जाता है, तो मीर जाफर को हटा दिया जाता है और उसको 1500 रुपया सैलरी पे पेंशन पे उसको रख दिया जाता है पर एनम। 1500 रुपये पर एनम उसको देके उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए मीर कासिम बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम जैसे ही नवाब बंगाल बनता है तो फिर वही प्रॉब्लम, फिर ब्रिटेन हर चीज में इंटरवीन करना स्टार्ट, उसको हर वक्त पैसा चाहिए क्योंकि उनका काम था, उन्होंने बताया कि उनका टारगेट ही यही था कि वो जितने ज्यादा रेवेन्यू ले सके। इसीलिए उन्होंने कभी अपने ऑफिशियल को बाद में मतलब मीर कासिम के बाद, तो उसके बाद 1773 तक जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आते हैं, तब तक कोई उनका ऑफिशियल हेड ऑफ द बंगाल नहीं था। वो उन्होंने एक मेयर पपेट ही बैठा के रखा कि वो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना चाहते थे। वो केवल चाहते थे कि हम जितना ज़्यादा ट्रेड में फ़ायदा कमा सके, जितना ज़्यादा पैसा एक्वायर कर सके बंगाल से, दैट वाज देयर मोटिव, ठीक है। तो मीर कासिम बन गए। अब मीर कासिम भी फिर इनके इंटरवेंशन से परेशान हो जाता है, कहता है कि फिर वही प्रॉब्लम हो रही थी, फिर वो पैसे मांग रहे थे, हर समय पैसे मांगने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम सबसे पहला जो स्टेप इंपॉर्टेंट उठाता है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू द मंगोल, मुंगेर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में क्या करता है मीर कासिम, अपने कैपिटल को शिफ्ट करता है, शिफ्टेड कैपिटल टू मुंगेर, बिहार, ठीक है। वो अपनी कैपिटल को, बंगाल की कैपिटल को बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर लेता है। अब बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल शिफ्ट करने का फायदा क्या होगा, तो उसका फायदा ये होगा कि वो ब्रिटेन से दूर रहेगा, मतलब ब्रिटिश कंपनी से दूर रहेगा, ब्रिटिश कंपनी के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से थोड़ा दूर रहेगा, और वहां उसने रीअरेंजमेंट ऑफ अपनी आर्मी स्टार्ट की। आर्मी को फिर से उसने रीअरेंज करना स्टार्ट किया, प्रिपेयर करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये बात ब्रिटिशर्स को पता चल गई मुंगेर, उसके बाद हाँ ये बात ब्रिटिशर्स को पता चल गई, और फिर ये धीरे धीरे एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेता गया मीर कासिम के साथ। दूसरा स्टेप मीर कासिम ने क्या लिया कि एबॉलिश दस्तक, एबॉलिश दस्तक इन 1760, ठीक है। एक ये भी स्टेप उसने लिया कि 1760 में दस्तक पास को हटा दिया उसने, जो 1717 में फारूक शियार से उनको मिला था, उस दस्तक पास को उन्होंने हटा दिया 1760 में, किसने, मीर कासिम ने। तो ये दो प्रॉब्लम बहुत बड़े, मतलब ये दो चीजें थी। और यहाँ पे इसने शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल इज जस्ट नॉट द क्वेश्चन कि केवल शिफ्टिंग कैपिटल होने का कारण ब्रिटेन से कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे उसने रीअरेंजमेंट ऑफ आर्मी स्टार्ट की, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ आर्मी, और ब्रिटेन इस बात को मना करता था कि आप आर्मी ज्यादा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, वो इस बात को हमेशा करता था कि अगर आर्मी होगी तो हमारी होगी, आपकी नहीं होगी। तो इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है मीर कासिम के साथ, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कैपिटल पहले कौन सी थी बंगाल की, तो पहले कैपिटल होती थी मुर्शिदाबाद, 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 ठीक है। मुर्शिदाबाद टू मुंगेर अपने कैपिटल शिफ्ट की। तो ये कुछ स्टेप्स लिया मीर कासिम ने रॉयल्टी को बचाने के लिए, लेकिन ये बात पसंद आई नहीं, ठीक है। किसको नहीं पसंद आई, तो ये बात पसंद नहीं आई आपकी किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। अब इसके कारण हुआ क्या, अब इसके कारण ये हुआ कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी, छोटा मतलब थोड़ा अटैक, कुछ सैनिक लेके कभी मीर कासिम में अटैक कर दिया ब्रिटिश का कहीं किसी टेरिटरी में, या ब्रिटिश से किसी सेटलमेंट में, कभी ब्रिटिश सेटलमेंट अटैक कर दिए मीर कासिम के टेरिटरी पे, लेकिन कोई भी बड़ा वॉर नहीं हुआ। अभी फिलहाल ही छोटे छोटे वॉर चल रहे थे, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, ठीक है। यही कारण है कि बैटल ऑफ बक्सर को बैटल ऑफ सर्कमस्टांसेस भी कहा जाता है। एक ऐसा बैटल जो कि डिसीजन की वजह से, एक ऐसा बैटल जो करवाया गया था, जो सिचुएशंस की वजह से हुआ, जो किसी परिस्थिति का रिजल्ट था। अरे बस इसीलिए इसको बैटल ऑफ सर्कमस्टांसेस कहा जाता है। देखिए मीर कासिम ने स्टेप लिया, मीर कासिम के थोड़ी छोटी छोटी लड़ाइयां होती रही, उन छोटी लड़ाइयों का रिजल्ट ये निकला कि एक बड़ी लड़ाई हुई। तो इसीलिए मीर इसको क्या कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ सर्कमस्टांसेस, और
बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ सर्कमस्टांसेस, ठीक है, इसको बैटल ऑफ सर्कमस्टांसेस कहा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर को। ये तक कहानी आती है। अब हुआ वही कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थी मीर कासिम के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, लेकिन मीर कासिम को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो अकेले पूरे ब्रिटिश सेटलमेंट से लड़ नहीं सकता है। ब्रिटिश सेटलमेंट उस समय जब लगभग बैटल ऑफ प्लासी के बाद पूरी रेवेन्यू का जो मालिक थे वो ब्रिटेन हो चुका था, उसके पास सब कुछ था, वहाँ पे रेवेन्यू थी, रेवेन्यू होने के कारण उसने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर ही दिया था, उसने अच्छी खासी अपनी आर्मी स्टार्ट कर ली थी, उनके पास अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे, इसलिए ये बात बहुत अच्छे से पता थी मीर कासिम को, तो अकेले वो लड़ नहीं सकता। तो मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम स्टार्ट मेकिंग द कॉन्फिडेंसी, वो लोगों से मिला और एक कोलिशन बनाना शुरू किया ब्रिटेन से लड़ने के लिए। उस कोलिशन में 3 लोग आते हैं, एक तो नवाब ऑफ अवध और दूसरा था मुगल एम्पर। मुगल अक्सर उस समय कौन थे, शाह आलम सेकंड थे, और नवाब ऑफ बंगाल नवाब ऑफ अवध कौन था, तो वो थे शुजा-उद-दौला। ठीक है, तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर में जो मीर कासिम की साइड थी, मतलब ठीक है, एक साइड में कौन कौन था, वन साइड मीर कासिम, इस 3 लोग थे, एक था मीर कासिम, मीर कासिम, दूसरा कौन था यहाँ पे, सिराजुद्दौला, सॉरी शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे। ठीक है, शुजा-उद-दौला नवाब ऑफ अवध, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, एंड थर्ड वन इज शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ये कौन था, मुगल एम्परर। ठीक है, दूसरी साइड कौन था, तो सेकंड साइड में ब्रिटिश साइड में जो लड़ रहे थे वो थे तुम्हारा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो कौन थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, तो गवर्नर ऑफ बंगाल हेक्टर मुनरो थे। तो ये सेकेंड साइड से लड़ रहे थे, इधर से ये 3 लोग लड़ रहे थे। सोचिए 3 लोग की, इनकी 3 स्ट्रेंथ थी, 3 लोगों की आर्मी थी, 3 लोगों का रेवेन्यू था, फिर भी मिलके ये लड़ाई लड़ नहीं पाए और एक दिन में इन तीनों की हार जाती है। एक दिन के वॉर में, वन डे बैटल में ये तीनों हार जाते हैं। हेक्टर मुनरो अपनी आर्मी स्ट्रेंथ पे, अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स पे, या डिप्लोमेटिक कहते हैं आर्मी रेगुलेशन स्किल पे, या फिर लीडरशिप स्किल पे, एक दिन में इन तीनों लोगों को हरा देता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर की कहानी कुछ यही थी कि एक दिन में ये तीनों लोग हार जाते हैं फाइनली, और फाइनली यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है। अच्छा, डेट इसकी याद रखिएगा, डेट फॉर बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, ये कहानी हुई बैटल ऑफ बक्सर की। तो बैटल ऑफ बक्सर ये लोग हार जाते हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद इनको ट्रीटी साइन करनी ही पड़ेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रीटी साइन होती है, और देखिएगा उसी ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुआ था वो 1765 में हुआ था। ये युद्ध तो 1764 में हुआ, 22 अक्टूबर 1764 हुआ, लेकिन जो ट्रीटी साइन हुई वो 1765 में साइन हुई। ट्रीटी का 1765 में साइन होने का कारण ये था कि रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया इस ट्रीटी को साइन करने के लिए, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। मैं बताया कि उन्होंने ही इंडिया की स्टैब्लिशमेंट करने के, सॉरी ब्रिटेन की इंडिया में स्टैब्लिशमेंट करने की जो पूरी जिम्मेदारी थी, या कहते हैं कि पूरा श्रेय जो जाता है वो रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। वो इतने डिप्लोमेट थे, उनकी कंसिलेशन पावर, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स बहुत थी, तो इसलिए इस ट्रीटी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी था। अब इस समय वो ये जीत चुके थे, उनको ये करना था कि वो बंगाल को कैसे हैंडल कर रहे। तो इस बंगाल को हैंडल करने के लिए प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन बुलाया, कि वो ब्रिटेन जा चुके थे फिर, तो रॉबर्ट क्लाइव को फिर से ब्रिटेन से बुलाया जाता है। तो इस समय में थोड़ा समय लगता है, इसलिए 1765 में ये ट्रीटी साइन होती है इलाहाबाद की। 2 ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, 1765 देखिएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ठीक, 2 ट्रीटी होती है। फर्स्ट ट्रीटी में क्या था, फर्स्ट ट्रीटी जो था वो ब्रिटेन और नवाब ऑफ अवध के बीच में साइन होता है। ठीक है, जो 2 ट्रीटी थी वो नवाब ऑफ अवध, चाहे शाह आलम फर्स्ट लेगा, फर्स्ट ट्रीटी वाज साइन बिटवीन शाह आलम
मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड ब्रिटेन ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश पावर हुई क्या थी? पहली बात तो शाह आलम को दिल्ली छोड़ना था, ठीक है। दूसरी चीज, शाह आलम को दिल्ली छोड़ना था, दिल्ली छोड़ के उनको इलाहाबाद के एरिया में आके सेटल होना था, और वो इलाहाबाद और एरिया जो था वो अवध के रेंज में आता था, अवध के रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता था। तो सेकंड ट्रीटी में ये कहा गया कि नवाब ऑफ अवध जो है वो कड़ा और इलाहाबाद, करे और इलाहाबाद दोनों ही छोड़ेंगे, और वो उसमें आके सेटल होंगे शाह आलम, ठीक है। तो ये थी। दूसरी देखिएगा, हमने बताया था कि जब तक मुगल पावर थी उसकी सॉवर्जिनिटी पे किसी ने फिलहाल अटैक नहीं किया था, ही इज कंसीडर्ड एज द सोवर्जिन पावर। तो ब्रिटेन ने ये कहा कि अगर मुगल एम्परर सोवर्जिन पावर है, मुगल एम्परर सेंट्रल पावर माना जा रहा है, तो अगर मुगल एम्परर हमको ये ऑर्डर दे देगा, क्योंकि जो फरमान के ऑर्डर थे वो कौन दिया था? मुगल एम्परर ने दिया था। खत्म कौन किया? नवाब ऑफ बंगाल। लेकिन नवाब ऑफ बंगाल कभी ना कभी 10 साल 20 साल 50 साल पहले मुगल के अंडर में माने जाते थे। तो इसलिए शाह आलम ब्रिटिश पावर ने क्या किया कि मुगल एम्परर से ये लिखवा लिया कि ऑल दीवानी राइट्स वर गिवन, ऑल दीवानी राइट्स टू ब्रिटिश, टू ब्रिटेन, ब्रिटिश पावर, ठीक है। ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश पावर को सारी दीवानी राइट्स दे दी गई, दीवानी एंड निजामत पावर्स। इस ट्रीटी में बात हुई कि दीवानी पावर्स और निजामत पावर्स दोनों ही पावर ब्रिटिश को दे दिया गया। इस ट्रीटी के मतलब इस ट्रीटी के तहत मुगल एम्परर ने ये लिख के दिया कि सारी अब बंगाल की सारी दीवानी पावर्स और सारी निजामत पावर जो थी वो ब्रिटेन को चली गई। अच्छा, दीवानी पावर क्या थी? तो दीवानी पावर का मतलब है रेवेन्यू पावर्स। दीवानी पावर्स का मतलब रेवेन्यू पावर, सारे रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और दूसरा निजामत पावर, निजामत का मतलब पुलिस एंड जुडिशियल, पुलिस एंड जुडिशियल पावर्स, ठीक है। पुलिस एंड जुडिशियल पावर भी किसको दे दी गई? ब्रिटेन को दे दी गई। तो अब बचा ही क्या वहां पे? अब केवल और केवल ब्रिटेन, वहां के नवाब का मतलब था कि वो केवल वहां के पीस मेंटेन करके रखे। उस पीस को मेंटेन करने के लिए भी पैसा और पावर दोनों के लिए ही उसको ब्रिटेन से देखना पड़ेगा। अब पुलिस ब्रिटेन संभालेगी, निजामत पावर ब्रिटेन संभाल ले, पुलिस और जुडिशियल पावर मतलब वहां का जज जो होगा वो भी आपका ब्रिटेन का होगा, वहां की पुलिस जो होगी वो भी आपकी ब्रिटेन की होगी, जो पैसा कलेक्ट करने वाला होगा वो भी ब्रिटेन का होगा। तो ये पूरी की पूरी राइट्स दे दी गई। और दूसरा, टू सेटल इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में इन लिeu ऑफ एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख, ठीक है। 26 लाख रुपए के एनुअल पेमेंट पे देने को वो कहे कि 26 लाख के एनुअल पेमेंट शाह आलम सेकंड को दी जाएगी और आपको दिल्ली छोड़ के इलाहाबाद में सेटल होना पड़ेगा। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी, दिस वाज नोन एज फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। अब सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी? तो सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो थी वो ब्रिटेन के पावर और अवध के पावर में साइन हुई थी। देखिएगा इसको एक बार लिख लीजिएगा सॉल्व करके। तो सेकंड ट्रीटी किसके किसके बीच में साइन हुई थी? सेकंड ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिश पावर और अवध। अवध को उन्होंने कुछ नहीं किया, अवध को वो चाहते थे सेकंड पावर। देखिए फर्स्ट सेकंड ट्रीटी इलाहाबाद में ही दो लोगों से ट्रीटी हुई, एक था नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध एंड ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश पावर, ठीक है। इसमें क्या था? सबसे पहली बात कही गई थी कि एक तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे किसके ऊपर? आपके मीर कासिम के ऊपर, ठीक है। तो मीर कासिम को तो वो कैप्चर कर लेते हैं, मीर कासिम की तो कोई बात ही नहीं करता है। सेकेंड ट्रीटी जो हुई थी वो आपकी हुई थी शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला मतलब नवाब ऑफ अवध और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में या ब्रिटिश पावर के बीच में, ठीक है। हुआ क्या इसमें कि देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी बात होती है कि इस ट्रीटी में वो नवाब ऑफ अवध को कैप्चर नहीं करते, नवाब ऑफ अवध को छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम आपको छोड़ रहे हैं। और वो नवाब ऑफ अवध को छोड़ने का कारण क्या था कि वो अवध को बफर स्टेट बनाना चाहते थे। नॉर्थ इधर से वेस्टर्न साइड से बंगाल की तरफ जाने के लिए नवाब अवध जो था वो पहले पता था बंगाल से,
इसलिए वो उधर के पावर से, अफगान पावर से, या जो भी अटैक नॉर्थ वेस्ट से होगा, उस अटैक को बचने के लिए, उस अटैक से अपने आप को इम्यूनेशन प्रोवाइड करने के लिए वो क्या किया कि उन्होंने नवाब को बफर स्टेट बना के छोड़ दिया। नवाब के ऊपर 2 चार्जेस लगाए। एक, उन्होंने कहा कि आप इलाहाबाद और कड़ा की जमीन को छोड़ दीजिए, तो नवाब वही आबाद इलाहाबाद और कड़े की जो जमीन उन्होंने रिलीज करने को कहा, वो जमीन को ले लिया, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को उन्होंने दे दिया। दूसरा क्या था, 50 लाख का वॉर इंडेमनिटी लगाया था, ठीक है, तो 50 लाख वॉर इंडेमनिटी, 50 के वॉर इंडेमनिटी, 50 लाख की वॉर इंडिपेंडेंटली लगाया, इंडेमनिटी लगाया, मतलब 50 लाख का हर्जाना लगाया कि आप युद्ध लड़े हैं, हमको इतना नुकसान हुआ, तो आप 50 लाख रुपए ब्रिटेन पावर को देंगे। तो इस 2 पावर को लेके उन्होंने शुजाउद्दौला को छोड़ दिया। शुजाउद्दौला को अपना मित्र दोस्त बना, मित्र राज्य बना लिया, या कहते हैं बफर स्टेट बना लिया। बफर स्टेट वही होता है कि एक ऐसा जो कि हमारे पास कोई भी एरिया जो एक्स्ट्रा में हमारे पास हो, खाना हमारे पास आ जाए तो हम उसको कहेंगे बफर फूड। बफर का मतलब कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा में अवेलेबल है। तो इसको बफर स्टेट बनाने की यही थी कि नॉर्थ वेस्ट अफगान की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, पंजाब की तरफ से अगर कोई अटैक होता है तो ये पहले कौन उसको संभालेगा, उसको अवध संभालेगा। इसलिए उन्होंने फ्रेंडशिप करके अवध को छोड़ दिया, क्योंकि अवध बीच में पड़ता था बंगाल से। तो लड़ाई के समय अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले अटैक अवध पे होगा, उसके बाद बंगाल पे होगा। तो उन्होंने इसको क्या किया, बना के छोड़ दिया। तो ये कुल कहानी थी बंगाल में स्टैब्लिशमेंट की। और 1765 के ट्रीटी के बाद पूरी की पूरी ब्रिटेन जो थी वो बंगाल में स्टैब्लिश हो चुकी थी। बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग राज्य था, और इस राज्य पे कब्जा कर पाना ही उनकी सबसे बड़ा सक्सेस था। और यही कारण था कि वो बंगाल को उन्होंने कब्जा कर लिया, और इसी कारण था कि वो पूरे इंडिया पे कब्जा कर दिए। फ्रांस भी एक अच्छी कंपनी थी, फ्रांस भी एक बहुत पावरफुल पावर थी इंडिया में, जो आई थी फ्रेंच कंपनी के तौर पे, लेकिन वो अपने आप को इंडिया में स्टेबल नहीं कर पाए, क्योंकि वो उनको ये राज्य नहीं मिल पाया, वो बंगाल की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, वो साउदर्न इंडिया में अपने आप को कन्फाइन करके रहेगा। और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेटिंग पावर था वो ये था, ठीक है। तो इस तरह ब्रिटेन की स्टैब्लिशमेंट होती है। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी साइन करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सेटल करके जाते हैं, ठीक है, आपने नाम जरूर सुना होगा, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट सेटल करके जाते हैं, जो कि खत्म होता है 1773 में, जब हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आता है, ठीक है, वो पॉलिटी का सेक्शन है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब आता है, तब डुअल गवर्नमेंट एंड होता है। डुअल गवर्नमेंट क्या होता है कि 2 तरह की शक्तियों का एक जगह होना। एक तो नवाब ऑफ बंगाल थे। नवाब ऑफ बंगाल को किसको बनाया गया, देखिएगा, नवाब ऑफ बंगाल को फिर से मीर जाफर को बनाया गया था, ठीक है। मीर जाफर को, बहुत पॉइंट की चीज है कि क्वेश्चन में अगर ऑप्शन रहेगा कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन नवाब ऑफ बंगाल बना था, अगर मीर जाफर ऑप्शन में है तो मीर जाफर उसका आंसर होगा, ठीक है। मीर जाफर को बनाया गया था, लेकिन मीर जाफर की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसके बाद जो बनता है वो नजमुद्दौला बनता है, नजीबुद्दौला जिसको कहा जाता है। तो नजीबुद्दौला नजमुद्दौला जो था वो वहां का बाद में गवर्नर बनता है। तो अगर मीर जाफर क्वेश्चन के ऑप्शन में है तो मीर जाफर जो होगा वो रॉबर्ट बनेगा बैटल ऑफ बक्सर के बाद वहां का नवाब, और अगर नहीं होगा तो नजमुद्दौला बनेगा, ठीक है। तो जो कि 1765 में ये युद्ध हुआ, ट्रीटी 1765 में, तो 1765 से लेके 1773 तक वो वहां का नवाब था, जब तक वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं आते हैं। तो यही डुअल गवर्नमेंट था कि एक तो पावर थी नवाब ऑफ बंगाल जो हेड था उसका, और दूसरा कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो चला रहा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, क्योंकि पूरी दीवानी और निजामत पावर्स उनके पास थी। इस तरीके से डुअल गवर्नमेंट लगभग 1765 से 73 तक वहां रहता है। और ये रॉबर्ट क्लाइव को श्रेय जाता है इस पूरे ब्रिटेन को बंगाल में स्टैब्लिश कराने के लिए। उसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आते हैं इंडिया के। इस तरीके से वो इंडिया के गवर्नर बनते हैं। फाइनली ब्रिटेन सक्सीड इन दिस होल बैटल। दिस इज ऑल अबाउट द बंगाल। अब अगली बार हम वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक सेटलमेंट। अब साउदर्न इंडिया में चलेंगे, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो मराठा वॉर एंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये हम तीनों वॉर अब डिस्कस करेंगे एक एक क्लास में, एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए जो भी आपको समस्या लग रहा है, और वियर मास्क, स्टे हेल्दी। थैंक यू।